ओके, क्या डिस्कस किया था लास्ट क्लास में? कौन सी थ्योरी डिस्कस की? सीबीटी। सीबीटी हम लोग डिस्कस कर चुके थे, राइट? नेक्स्ट फंक्शनल अप्रोच, फंक्शनल थ्योरी। एल्कोट पर्सन की जो थ्योरी है, फंक्शनल थ्योरी, जिसके माध्यम से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि किस प्रकार से सोसाइटी ऑपरेट करती है। वाले एल्कोट पर्सन, इनके द्वारा ये थ्योरी दी गई कि उन्होंने बताया बेसिकली सोसाइटी के बारे में कि सोसाइटी जो है ऑपरेट किस प्रकार से करती है, हाउ सोसाइटी ऑपरेट। जो भी सोसाइटीज है उनका ऑपरेशंस कहते हैं, कैसे चलती है, क्योंकि सोसाइटी वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम। तो किस प्रकार से फंक्शन करती है, इन्होंने बताया कि सोसाइटी के अंदर एज ए सोसाइटी इज अ वेरी होल कॉम्प्लेक्स सिस्टम। इसके अंदर बहुत सारे सब सिस्टम्स होते हैं, बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, फैमिलीज होती है। ओके, तो सबका एक अपना एसेंशियल वर्क होता है, एसेंशियल फंक्शंस होते हैं जो कि सोसाइटी को सर्वाइव करने के लिए रिक्वायर होते हैं। ओके, वो सब अपने जो फंक्शंस होते हैं, एसेंशियल वर्क होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फंक्शंस होते हैं, उनको फुलफिल करते हैं। इसके माध्यम से सोसाइटी के अंदर स्टेबिलिटी आती है। ऑल दे आर कनेक्टेड आल्सो। सबका अपना रोल होता है। फैमिली है, फैमिली का अलग रोल है। यहाँ पर जैसे इकोनॉमी है, इकोनॉमी का काम होता है कि रिसोर्सेज प्रोवाइड कराना। इसके अलावा गवर्नेंस है, क्वालिटी है, उसका काम होता है कि गवर्नमेंट को मेंटेन करना, रूल्स रेगुलेशन बनाना। इसी प्रकार से हेल्थ है तो हेल्थ केयर फैसिलिटी, एजुकेशन, उसका अलग काम होता है। तो इसी प्रकार से सोसाइटी के अंदर जितने भी सिस्टम बने हुए हैं, सबके एसेंशियल फंक्शंस हैं। दे आर वर्किंग टुगेदर टू मेक सोसाइटी स्टेबल एंड टू मेक सोसाइटी सर्वाइव। तो सर्वाइव जिस प्रकार से ह्यूमन बॉडी के अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, सभी फंक्शन करते हैं सो दैट ह्यूमन सर्वाइव। इसी प्रकार से सोसाइटी के अंदर भी डिफरेंट उनके सबसे सिस्टम्स होते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। फैमिली का काम होता है कि सोशलाइजेशन कराना, इकोनॉमी का काम होता है प्रोडक्शन करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, पॉलिटिकल सिस्टम का काम होता है गवर्नेंस करना। तो ये सभी के सभी आपस में जुड़े हैं, कनेक्टेड है, फंक्शंस करते हैं, और इसी प्रकार से सोसाइटी सर्वाइव करती है, स्टेबल रहती है। और एक इक्विलिब्रियम स्टेट में बनाने की कोशिश की जाती है सभी सोशल सिस्टम के द्वारा कि किस प्रकार से वो एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को या बैलेंस को मेंटेन करें थ्रू दी एडॉप्टेशन एडजस्टमेंट इन द ऑल द सिस्टम। ये सभी के सभी जो सिस्टम है, तो पर्सन के द्वारा कुछ चार इंपॉर्टेंट एसेंशियल फंक्शनल इम्पेरिमेंट्स बताए हैं जो कि सभी सोशल सिस्टम में होने चाहिए। एक पहला है आपका अडोप्टेशन। दूसरा कौन सा है? गोल अटेनमेंट। आप लोग लिखते जाइए है ना, तो मुझे थोड़ा पता लगेगा कि कंप्लीट करने क्लास में। नेक्स्ट है इंट्रीगेशन। इंटीग्रेशन। और नेक्स्ट फोर्थ नंबर है लेटेंसी बोल सकते हैं या पैटर्न मेंटेनेंस बोल सकते हैं। अडोप्टेशन का मतलब क्या होता है कि जो सिस्टम बना हुआ है वो अपने एनवायरनमेंट को अडोप्ट करे, और जो भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है सर्वाइवल के लिए उनको इकट्ठा करना, उनको रिसोर्स को ऑब्टेन करना, ये काम इसको ये पहला स्टेज होता है, इसको बोलते हैं अडोप्टेशन। जो कि मैंने बताया कि इक्विलिब्रियम स्टेट लाने के लिए, सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम या बैलेंस बनाने के लिए एडोप्टेशन के माध्यम से, एडजस्टमेंट के माध्यम से हम जो है एनवायरमेंट को मेंटेन करते हैं, और साथ साथ जो नेसेसिटी है, जो सर्वाइवल के लिए जो भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं उनको ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं सो दैट वी कैन अडोप्ट द एनवायरमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फ्रीक्वेंट एक एग्जाम्पल, कोविड के टाइम पे जो है, तो कोविड के टाइम का जो एक सोशल सिस्टम था वो थोड़ा सा अलग था। उस टाइम पे जो कुछ स्पेशल इंस्टीट्यूशन थे जैसे कि हेल्थ केयर सेक्टर, उसका ज़्यादा रोल था। इसी प्रकार से बाकी का गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट है उसका काम था लो एंड ऑर्डर को मेंटेन करना उस टाइम पे। तो सभी के सभी सिस्टम फंक्शन कर रहे थे इफेक्टिव तरीके से, तभी उस टाइम पे जो है उस टाइम का जो एनवायरमेंट था उसको अडॉप्ट कर पाए। इसका मतलब होता है कि जो भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेस है, जो भी नेसेसिटी है उस टाइम की सर्वाइवल के लिए, उनको रिक्वायर करना, एक्वायर करना, रिसोर्स को ऑब्टेन करना, और उस टाइम के एनवायरमेंट को अडॉप्ट कर पाना। तो यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ और एनी अदर सिचुएशन जहाँ पर
इस प्रकार से हम सोशल सिस्टम को मेंटेन करते हैं और उसको ऑर्डर बनाए रखते हैं, मतलब मेंटेन करने के लिए पहला केस होता है एडोप्टेशन का। दूसरा है गोल अटेनमेंट। गोल अटेनमेंट का मतलब क्या होता है कि इंडिविजुअल हो या बाकी सभी संस्थाएं हैं जो इंस्टीट्यूशन है, वो सिस्टम के अंदर ही है। ओके, तो सबका काम होता है, इंडिविजुअल वर्क भी होता है और सबका कलेक्टिव वर्क भी होता है कि कलेक्टिव गोल कैसे अचीव कर सकते हैं, कलेक्टिव जो ऑब्जेक्टिव है कैसे अचीव कर सकते हैं। गोल ऑब्जेक्टिव मतलब होता है कि सोसाइटी को मेंटेन करना, बनाए रखना। जैसे बॉडी के अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, सब फंक्शंस करते हैं, एक इंडिविजुअल वर्क भी होता है, कलेक्टिव वर्क भी होता है कि इस प्रकार से ह्यूमन बॉडी मेंटेन रहेगी, सर्वाइव कर पाएगी। इसी प्रकार से सोसाइटी के अंदर भी सबके अपने डिफरेंट इंडिविजुअल्स फंक्शंस होते हैं, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एज ए होल सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कलेक्टिव गोल्स होता है टू मेंटेन द सोसाइटी, टू सर्वाइव द सोसाइटी। तीसरा है इंट्रीगेशन। इंट्रीगेशन का मतलब जैसे कि सभी के सभी जो सिस्टम है वो एक सोशल ऑर्डर में रहे, मेंटेन रहे, कोहेरेंस है उनके बीच में, मतलब एक, क्योंकि काफी डाइवर्स सिस्टम है, डाइवर्स एलिमेंट है, तो उनके बीच में कन्फ्लिक्ट भी हो सकती है। तो थ्रू दी लॉ एंड ऑर्डर, थ्रू दी रूल्स रेगुलेशन उनको बनाए रखना, उनको मेंटेन करना, सोशल ऑर्डर को बनाए रखना, सभी के बीच में कोहेसन बनाए रखना। ओके, थ्रू दी जैसे कि रिलीजन है, कल्चर है, बाकी के रूल्स रूल्स रेगुलेशन होते हैं सोसाइटी के अंदर, लॉ एंड ऑर्डर है, तो उसके माध्यम से कोशिश की जाती है कि सिस्टम को जो है मेंटेन किया जाए, उसको सोशल ऑर्डर को मेंटेन बनाया जाए। नेक्स्ट है लेटेंसी एंड पैटर्न मेंटेनेंस। इसका मतलब होता है कि अभी जो तीन स्टेप्स में एडॉप्टेशन, गोल अटेनमेंट एंड इंटीग्रेशन के माध्यम से जो अचीव किया है, जो ऑर्डर बना हुआ है सोसाइटी का, उसको कंटिन्यू करना, उसको मेंटेन करना, उसको जो है बनाए रखना। ठीक है, और साथ साथ उसको नेक्स्ट जनरेशन या आगे भी उसको बढ़ाना, फ्यूचर जनरेशन में आगे कंटिन्यू करना, सोशल ऑर्डर को मेंटेन करना, तभी सोसाइटी सर्वाइव कर पाएगी, नहीं तो विघटन होना शुरू होता है। तो उस पैटर्न को बनाए रखना और साथ साथ उसको कंटिन्यू करना, आगे भी ट्रांजिशन करना उसको फ्यूचर जनरेशन में, so that the continuity can be ensured in a very social order। तो ये चार आपके एसेंशियल फंक्शनल इम्पेरिमेंट्स हैं जो कि पार्लियामेंट के द्वारा दिए गए हैं सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए, ऑर्डर करने के लिए, ताकि सोसाइटी सही तरीके से फंक्शन कर पाए। तो आपको ये चारों याद रखना है, जिसको एजीआई मॉडल बोलते हैं। ठीक है, और सोसाइटी फंक्शंस कैसे करती है, बेसिक चीज, ये सोसाइटी बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसके डिफरेंट सिस्टम सब सिस्टम्स होते हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं, आपस में वर्क करते हैं। क्लियर है? बोलिए। क्लियर है सर, क्लियर है। नेक्स्ट है अटैचमेंट थ्योरी। अटैचमेंट थ्योरी किसके द्वारा दी गई? जॉन पाउली के द्वारा। इनके द्वारा ये थ्योरी को डेवलप किया गया। इसलिए इस थ्योरी के अंदर उन्होंने बताया कि जो चाइल्ड है और जो प्राइमरी केयर गिवर है, पेरेंट्स, उसके रिश्ते को, जो अर्ली रिलेशन होता है इन दोनों के बीच में, बच्चे के बीच में और प्राइमरी केयर गिवर मदर है या पेरेंट्स है, उनके बीच में जो रिश्ता होता है, उसके महत्व को उन्होंने बताया कि इन्फेंट या जो बच्चा है और उसके जो प्राइमरी केयर गिवर मदर है या पेरेंट्स है, तो बच्चे का जो इमोशनल विकास होता है और सोशल डेवलपमेंट होता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि अर्ली रिलेशन कैसा है बच्चे का अपने पेरेंट्स के साथ। ओके, तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बताते हैं कि जो एक स्टेज होती है, इसको बोलते हैं हम सिक्योर अटैचमेंट। तो सिक्योर अटैचमेंट अगर है, इसका मतलब है कि बच्चे का सही वेलबींग हो रहा है, या बोल सकते हैं कि सही फ्यूचर रिलेशन बिल्डअप होगा बच्चे के बीच में और प्राइमरी केयर गिवर के बीच में, पेरेंट्स के बीच में। ये तो यहाँ पर उन्होंने चार प्रकार के अटैचमेंट बताए। ये जो पहला अटैचमेंट जो मैंने यहाँ पर बताया, सिक्योर अटैचमेंट, ये सबसे सही होता है, मतलब ये हेल्दी होता है बच्चे की वेलबींग के लिए, उसके सोशल डेवलपमेंट के लिए, उसके इमोशनल डेवलपमेंट के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिक्योर अटैचमेंट। इसका मतलब क्या है समझ लेते हैं। तो इसी प्रकार से इन्होंने चार प्रकार के अटैचमेंट बताए। कौन कौन से हैं? एक तो सिक्योर अटैचमेंट हो गया, दूसरा है एंसियस एंड रेसिस्टेंट अटैचमेंट, तीसरा है अवॉइडेंट अटैचमेंट, और फोर्थ नंबर का है डिसऑर्गेनाइज्ड एंड डिसोरिएंटेड अटैचमेंट।
तो ये स्टाइल है सभी। तो पहला जो है सिक्योर अटैचमेंट, इसका मतलब है कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और वेलबींग के लिए बच्चे को। इसका मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए पेरेंट्स या जो प्राइमरी गिवर है, मदर है, अगर बच्चे से दूर होती है तो बच्चा डिस्ट्रेस शो करता है ना। और जैसे बच्चा रोने लगता है और जब उसको अलग किया जाता है अपने पेरेंट्स से या मदर से, तो ऑटोमेटिक वो जो है डिस्ट्रेस शो करेगा जब उससे अलग होता है, सेपरेट होता है। और जब वापस रियूनाइट किया जाता है तो कंफर्ट शो करता है। ओके, कंफर्ट शो करेगा। तो इसको बोलते हैं सिक्योर अटैचमेंट, कि उनके बीच में जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा है, वो हेल्दी रिलेशन है, बच्चे की फ्यूचर रिलेशन के लिए बेहतर होता है, बच्चे की वेलबींग के लिए बेहतर है, और उसकी इमोशनल डेवलपमेंट के लिए भी ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सिक्योर अटैचमेंट होना चाहिए। कि जब मदर से बच्चे को दूर किया जाए तो वो डिस्ट्रेस शो करना चाहिए, है ना। वो रोएगा या किसी किसी रूप से डिस्ट्रेस शो करेगा। और जब वापस उसको रियूनाइट किया जाएगा तो दोबारा से वो कंफर्ट शो करेगा। तो इसका मतलब होता है कि वो रिलेशन जो है सिक्योर अटैचमेंट स्टेज के अंदर है। दूसरा होता है एंसियस रेसिस्टेंस अटैचमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बच्चा जो है ग्रेटर डिस्ट्रेस शो करेगा जब उसको अलग किया जाएगा। और जब उसको पास में लाया जाएगा, दोबारा से मिलाया जाएगा पेरेंट्स से, मदर से, तो वो कंफर्ट शो करेगा, साथ साथ वो गुस्सा भी कर सकता है। मतलब गुस्से का मतलब बच्चे का जो गुस्सा करने का तरीका होता है, रोएगा या अपने आप को दूर करेगा, वो डिस्कम्फर्ट शो करेगा थोड़ा, साथ साथ कंफर्ट भी शो करेगा। उसको बोलेंगे हम एंसियस रेसिस्टेंस अटैचमेंट। कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस शो कर रहा है, दूर कर रहे हैं, और पास में जब ला रहे हैं तो कंफर्ट भी शो कर रहा है। समटाइम्स ही ट्राइंग टू अटेम्प्ट टू पनिश द पेरेंट्स। पनिश का मतलब होता है कि वो रोएगा या किसी भी रूप से हाथ पर चला करके वो रेसिस्ट शो करेगा, पनिश शो करेगा। उसको बोलते हैं हम एंसियस अटैचमेंट, एंसियस रेसिस्टेंट अटैचमेंट। तीसरा है अवॉइडेंस अटैचमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि ना उसको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस हो रहा है अगर पेरेंट्स उससे अलग हो रहे हैं, ना बहुत ही कम डिस्ट्रेस होगा। और दोबारा जब वापस में दोबारा से यूनाइट होंगे तो बहुत ज़्यादा उनको बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील नहीं होगा, नॉर्मल तरीके से वो एक्टिवली अवॉइड भी कर सकता है। उसको बोलते हैं अवॉइडेंस अटैचमेंट। कि बहुत ही कम स्ट्रेस होगा दूर जाने पर, और जब पास आएंगे तो बहुत ज़्यादा वो अवॉइड भी कर सकता है, एक्टिवली अवॉइड करेगा पेरेंट्स को। उसको बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील नहीं होगा। दैट इज स्टेज ऑफ अवॉइडेंस अटैचमेंट। फोर्थ नंबर है डिसऑर्गेनाइज डिसओरिएंटेड। इसका मतलब है कि कुछ भी हो सकता है, कोई प्रेडिक्टेबल बिहेवियर पैटर्न नहीं हो सकता है, कुछ भी बच्चा किसी भी रूप में व्यवहार कर सकता है, बिहेव कर सकता है, कंफर्ट शो कर सकता है, पनिश शो कर सकता है, अवॉइड कर सकता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब शो करता है, कर सकता है। तो ये चौथी अवस्था होती है। ये अटैचमेंट का टाइप है। तो कोशिश की जाती है कि जो है बच्चा इस स्टेज में रहे, सिक्योर अटैचमेंट में, जहाँ पर उसका हेल्थी विकास हो, वेलबींग हो, और सोशल डेवलपमेंट और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट वो बेहतर हो। तो उसके लिए पहली स्टेज सबसे इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर है। तो जो अर्ली रिलेशनशिप होता है बच्चे का और पेरेंट्स के साथ, वो सबसे इम्पोर्टेंट क्रिटिकल रोल प्ले करता है बच्चे के सोशल डेवलपमेंट में और इमोशनल डेवलपमेंट में। ओके। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सिक्योर अटैचमेंट वाली स्टेज, जो कि फाउंडेशन होती है हेल्दी रिलेशन के लिए दोनों के बीच में। क्लियर है। क्लियर है सर, क्लियर है। बाकी लोगों के लिए है, बोलिए। हम्म, क्लियर है सर, क्लियर है। ठीक है। नेक्स्ट है फील्ड थ्योरी। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इजी है, एग्जाम में आता भी है। फील्ड थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? कर्ट के द्वारा। कर्ट कट लेवन के लेविन द्वारा। सर। हाँ जी, बिल्कुल इनके द्वारा इस थ्योरी को दिया गया है। उन्होंने क्या बताया है कि किसी भी इंडिविजुअल का जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है दो चीज़ों का। डेवलपमेंट ऑफ एनी पर्सन, एनी इंडिविजुअल इज अ प्रोडक्ट ऑफ बिटवीन दी नेचर एंड दी नर्चर। नेचर मतलब होता है कि जन्म से इनबॉर्न जो प्रीडिपोजिशंस होते हैं, उसको हम नेचर बोल सकते हैं, नेचर से प्राप्त पर्सन खुद। और साथ साथ नर्चर, नर्चर का मतलब होता है बाहरी इन्वायरमेंट से जो उसको प्राप्त हुआ है, लाइफ एक्सपीरियंस। उसके बाद इन्होंने एक जो है काइंड ऑफ कंसेप्ट बोल सकते हैं, थ्योरी या एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाई, और जिसको इक्वेशन को हम बोलते हैं लुईन इक्वेशन ऑफ बिहेवियर। बच्चे का जो बिहेवियर होगा, पर्सन का जो बिहेवियर होगा, बिहेवियर विल बी द प्रोडक्ट ऑफ पर्सन एंड इट्स एनवायरमेंट। फंक्शन का मतलब है कि जो पर्सन है और उसका जो एनवायरमेंट है, जैसा एनवायरमेंट होगा
उसी प्रकार का पर्सन का बिहेवियर होगा। मतलब ये यहाँ पर फंक्शन लगाया मतलब वेरिएबल है। ठीक है, अगर इन्वायरमेंट अलग टाइप का है, पर्सन किसी का जन्म जो है किसी जिले में रही हो, तो उसका बिहेवियर अलग टाइप का होगा, पर्सनालिटी अलग टाइप की विकसित होगी। किसी पर्सन को सभी प्रकार की फैसिलिटी मिली है तो उसको अलग टाइप का उसका एनवायरमेंट मिलेगा, उसको अलग टाइप का व्यवहार होगा, उसकी पर्सनालिटी अलग टाइप की होगी। तो जैसे एनवायरमेंट में रहेगा, जिस प्रकार के माहौल में रहेगा, जिस प्रकार की जो नेचरिंग केयर है, वो सोशलाइजेशन होगा, उसी प्रकार का उसका बिहेवियर होगा। इसलिए यहाँ पर फंक्शन लगा हुआ। ठीक है, बिहेवियर इज द फंक्शन ऑफ पर्सन एंड इंटरेक्टिंग इन्वायरमेंट, जो भी आसपास का इन्वायरमेंट है, सोशलाइजेशन है, सब कुछ। ओके, तो बी इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी ई। क्लियर है? यस सर। यस सर। नेक्स्ट है सेल्फ परसेप्शन थ्योरी। इसके बारे में कोई बताएगा? इस एप्लीकेशन का नाम है डेल डेल के द्वारा इस थ्योरी को दिया गया। इसका मतलब क्या बताइए? इन्होंने कहा कि पर्सन अपना जो सेल्फ परसेप्शन होता है वो किस प्रकार से डेवलप करता है, खुद को देख करके, खुद को ऑब्जर्व करके, खुद को इंटरप्रेट करना, रिफ्लेक्ट करना, अपने आप को देखना, ऑब्जर्व करना, उसके आधार पर हम अपना सेल्फ परसेप्शन डेवलप करते हैं। ओके, हमारा जो एटीट्यूड, हमारा बिहेवियर, हमारे जो इमोशंस होते हैं, वो कैसे डेवलप होते हैं? बाय ऑब्जर्विंग वन बिहेवियर। खुद के हम बिहेवियर को पढ़ते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। फिर हम देखते हैं कि हमारा किस प्रकार का व्यवहार है, किस प्रकार का हमारा एटीट्यूड है। हमारा जो सेल्फ परसेप्शन होता है बेस्ड ऑन वन बिहेवियर, हमारे खुद के बिहेवियर पर आधारित होता है। ये तो हम खुद को ऑब्जर्व करते हैं। और कभी कभी ये जो बिहेवियर को ऑब्जर्व करने का जो प्रोसेस होता है, एक तो ऐसा होता है कि हम खुद को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, और कभी कभी हम दूसरों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि दूसरे हमको कैसे देख रहे हैं। उसके आधार पर भी हम अपना एटीट्यूड फॉर्मेशन करते हैं। एक तो इंटरनल स्टेट होता है खुद का, हमारा खुद का एटीट्यूड कैसा है, बिहेवियर कैसा है, बिलीफ कैसा है, उसके आधार पर हम खुद अपना बिहेवियर, अपना सेल्फ परसेप्शन डेवलप करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए आपसे अगर किसी ने बोला कि आप जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, कहीं पर काम करता है, कोई वॉलेंटियर वर्क कर रहा है, ये कम्युनिटी सर्विस दे रहा है लोगों को, यहाँ पर लोगों की हेल्प की जरूरत है, तो उसको एक अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा। एक सुरक्षा से कोई काम कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है डिफरेंट एक्टिविटी में, तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा, अपना खुद का सेल्फ परसेप्शन बना पाएगा कि लोगों की मदद करता है, हेल्प करता है, जिनको जरूरत होती है। उसको बोलते हैं सेल्फ परसेप्शन क्रिएट करना, अपने अपने आप को खुद को ऑब्जर्व करके, खुद को इंटरप्रेट करके। ओके, जैसे मान लीजिए किसी से पूछा जाए कि आपका क्या एटीट्यूड है, आप क्या इन्वायरमेंट को लेकर के, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन को लेकर के आप क्या समझते हैं, तो पर्सन अगर उसके लिए काम करता होगा, पार्टिसिपेट करता होगा डिफरेंट एक्टिविटी में, इन्वायरमेंटल एक्टिविटी में, या उस प्रकार का, तो उसको लगेगा कि वो उसके लिए इसी प्रकार का काम करता है जो कि प्रो इन्वायरमेंटल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, तो उसको लगेगा कि उसका जो एटीट्यूड है बहुत ही पॉजिटिव है टुवार्ड दी इन्वायरमेंट कंजर्वेशन। तो ऐसे हम सभी अपने आप जो है खुद को ऑब्जर्व करते हैं, कभी कभी खुद को समझते हैं, फिर उसके आधार पर अपनी एक जो सेल्फ परसेप्शन डेवलप करते हैं अपने बारे में, बजाय दूसरे के बारे में। दूसरे से भी हमको फीडबैक मिलता है, लेकिन हम अपने आप को खुद देखते हैं, खुद को ऑब्जर्व करते हैं, खुद को जो है रिफ्लेक्ट करते हैं कि हमारा कैसा बिहेवियर है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, प्रो है, किसी भी चीज़ को लेकर के, तो उसके आधार पर हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है खुद के बारे में। उसको बोलते हैं सेल्फ परसेप्शन थ्योरी। ठीक है, तो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में हम कैसे एक्शन ले रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके आधार पे हमारा खुद का जो इंटरनल स्टेट होता है वो डेवलप होता है, हमारा सेल्फ परसेप्शन डेवलप होता है। हम चीज़ों को उस हिसाब से देखते हैं। क्लियर? यस यस सर, सर। यस क्लियर। सर। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड, ये तो आई थिंक सभी ने पढ़ा होगा। वैसे रिवाइज करने के लिए बता देते हैं कौन कौन सी बताइए जो पिरामिड है, डिफरेंट 5 लेवल, कौन कौन से हैं? फिजिकल नीड है सर। बताइए, लिखते जाइए सब लोग। सर फिजिकल नीड है फर्स्ट। चैट बॉक्स में लिखिए सब लोग।
ओके, यहाँ पर मैं इसमें बताते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है, वो ह्यूमन मोटिवेशन और फैक्टर जो है जो कि ड्राइव करते हैं इंडिविजुअल को कि वो गोल को अचीव करता है, या उसकी जो एस्पिरेशंस होती है उसको अचीव करने के लिए कौन कौन से फैक्टर मोटिवेशन होते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड बताई, ये 5 लेवल बताए इन्होंने, डिफरेंट कैटेगरी। फिजियोलॉजिकल नीड, ओके, और साइकोलॉजिकल नीड, सिक्योरिटी नीड, सोशल नीड, सोशल नीड, सेफ्टी, साइकोलॉजिकल, लव एंड अफेक्शन, बिलोंगनेस, स्टीम एंड सेल्फ एक्सपीरियंस। हाँ ठीक है, देखो उसको क्रम में लिखो, क्रम में लिखना जरूरी है, सेफ्टी पहले नहीं आएगा। इसको देखो, आप अगर सही क्रम में नहीं लिखेंगे तो गलत मानेंगे। उसको एक बार सब लोग सही क्रम में लिखो, अभी में देखो यहाँ पर 17 पार्टिसिपेंट है। सी एग्जाम सबको देना है ना, हम लोग लिख दिया आंसर। सेल्फ एक्चुएशन लास्ट में आएगा, उससे पहले किसी का भी सही नहीं आ रहा है अभी तक। आकांक्षा, सेल्फ एक्चुएशन पहला बेसिक नीड, फिजियोलॉजिकल नीड इसको बोल सकते हैं, रोटी कपड़ा और मकान। उसके बाद सेफ्टी नीड आएगा आपका, एम्प्लॉयमेंट, रोज मतलब हेल्थ को लेकर के, प्रॉपर्टी या काम रोजगार, ये सभी सेफ्टी नीड आएगा। उसके बाद लव, लव एंड बिलोंगिंग, फ्रेंडशिप, इंटीमेसी, फैमिली, सेंस ऑफ कनेक्शंस। स्टीम नीड आएगा, स्टीम मतलब जब सपोर्ट मिल जाता है तो रिस्पेक्ट चाहिए लोगों को, है स्टेटस चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, ये सभी चीज़ें आएंगी। और लास्ट में आएगा आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यहाँ पर हम जो कुछ करना चाहते हैं वो कर पाए सही तरीके से। क्लियर है सभी पांचों स्टेज, पांचों लेवल? फिजियोलॉजिकल नीड बेसिक, से उसके बाद सेफ्टी, फिर लव एंड अफेक्शन, बिलोंगनेस, फिर स्टीम, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, हाँ। यस सर। चलिए, अभी इसमें एक दो थ्योरी और है, वो इम्पोर्टेंट है, उनको समझ लेते हैं। वो टोटल की जो थ्योरी है, कौन सी थ्योरी है? थ्योरी ऑफ बिल। बिल। हाँ, बिल साइकोलॉजी बोल सकते हैं या थ्योरी ऑफ बिल बोलते हैं इसको। हाँ, इसका, इनका जो फोकस है ओटोरल थ्योरी में, थ्योरी ऑफ बिल का मतलब है कि यहाँ पर कि जो ह्यूमन बिहेवियर है या उसका जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है वो उसमें पर्सनल जो बिल होती है, पर्सन की जो पर्सनल बिल है, बिल का मतलब यहाँ पर एक जो मोटिवेटिंग फैक्टर होता है हर इंसान के अंदर, जो कि कोई एक्शन करने के लिए हम यूज करते हैं, फोर्स जो कि हर एक काम करते हैं या कोई भी हम डिसीजन लेते हैं या कोई एक्शन, कोई कोई चॉइस सब करते हैं तो उसमें बिल या जो फोर्स होता है, इनेट फोर्स होता है, मोटिवेटिंग फोर्स होता है, वो काम करता है। ओके, तो ये बताते हैं कि किसी पर्सन की जो, हाँ, इंटरनल कैपेसिटी, ये भी ठीक है। किसी भी पर्सन का जो साइकोलॉजिकल विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, या ह्यूमन बिहेवियर कैसा है, वो डिपेंड करता है पर्सन का बिल पर। ओके, तो रोल जो होता है इंटरनल कैपेसिटी का, या जो पर्सनल बिल है उसकी, या जो मोटिवेटिंग फोर्स है, वो पीछे होता है ह्यूमन बिहेवियर पे और उसके ओवरऑल साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में, विकास में, कि हम कैसे एक्शंस ले रहे हैं, हमारी क्या चॉइसेस हैं। ओके, तो वो डिपेंड करेगा कि हमारा बिल किस टाइप का, हमारा मोटिवेटिंग फोर्स कितना है, क्या हम डिसीजन ले पा रहे हैं, क्या हम सही चॉइसेस कर पा रहे हैं। उस चीज़ को लेकर के इन्होंने ओटोरिग ने थ्योरी ऑफ बिल दी। इन्होंने बताया कि बिल का डेवलपमेंट, बिल का विकास होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तभी पर्सन जो है, उसकी जैसे उसको अगर उसको ऑटोनॉमी मिलती है, उसको अगर मौका मिलता है, फ्रीडम मिलती है, तो वो सही डिसीजन ले पाएगा, वो जो करना चाहता है, उसकी जो नीड है, उसकी जो डिजायर है, ट्रू जो डिजायर है उसको पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए वो सही डिसीजन ले पाएगा अगर उसके अंदर सही से बिल डेवलप होती है।
ओके, जैसे कोई भी पर्सन है, किसी को एंजाइटी या किसी प्रकार का इंटरनल कन्फ्लिक्ट है, तो वो पर्सन सही डिसीजन नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो कन्फ्लिक्ट है या जो एंजाइटी है और बाहर का जो प्रेशर है वो क्लैश करेगा और सही से वो डिसीजन नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो मोटिवेटिंग फोर्स रहेगा नहीं, या उतनी उसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो डिसीजन ले पाए। तो बताते हैं कि जो विल डेवलप होना, जो मोटिवेटिंग फोर्स है वो डेवलप होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पर्सन के अंदर। तो ये यहाँ पर उन्होंने विल थेरेपी दी है, जिसको हम विल थेरेपी बोल सकते हैं या विल एनालिसिस बोल सकते हैं, कि हम बिल को कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे एक्सप्लोर करेंगे, कैसे कोई भी इंडिविजुअल अपनी बिल पर असर्ट करेगा और सही डिसीजन ले पाएगा। उसके पहले तो जो जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं उसको लेकर के उसको समझना, उसको जानना, अंडरस्टैंड करना, सेल्फ एक्सप्रेशन या बोल सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई करना, फिर उसके अकॉर्डिंग इंडिविजुअल पर्सन एक्शन लेता है, सही चॉइसेस लेता है, अगर उसके अंदर सही बिल डेवलप हो पाती है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल होता है किसी भी पर्सन की ऑटोनॉमी, इंडिविजुअलिटी में, या बोल सकते हैं कि सेल्फ फुलफिलमेंट के लिए, कि वो सही डिसीजन ले, उसके लिए वो मोटिवेटिंग फोर्स है जो बिल है वो होना जरूरी है, क्योंकि वही कहीं ना कहीं पर्सन के बिहेवियर को सेव करती है। या जो कोई चैलेंज फेस कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं उसके अंदर अगर विल होगी, इनेट फोर्स होगा, मोटिवेटिंग फोर्स होगा, तो डिसीजन ले पाएगा वो, किसी प्रकार का कोई क्लैश नहीं होगा बाहरी प्रेशर में और उसके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। समझ में आ रहा है? यस सर। तो मैन यस फोकस, सर, यस सर। मैन फोकस यहाँ पर ये है उनका, इस थेरेपी के माध्यम से, कि पर्सन को एम्पावर करना, उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को मतलब उसको एम्फेसाइज करना, ज़्यादा फोकस करना, ताकि सही तरीके से वो डिसीजन ले पाए अपने जो मोटिवेटिंग फोर्स है, इंटरनल जो कैपेसिटी है उसकी, उसके माध्यम से, ताकि बाहरी प्रेशर और जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट है उसमें किसी प्रकार का क्लैश ना हो। ठीक है, तो ये बेसिक थ्योरी ऑफ बिल के बारे में है। दूसरा एक थ्योरी और इसी प्रकार की जो कि इसमें कंफ्यूजन होता है, फंक्शनल थ्योरी, जो कि जैसे प्रॉफ के द्वारा दी गई थी। तो कहीं कहीं पर ऐसा लिखा होता है, मतलब इसमें कंफ्यूजन मत करना, तो दोनों अलग अलग है। किसी किसी ऑप्शन में ना जैसे प्रॉफ लिखा होता है, इसको मार्क नहीं करना, आपको मार्क फोटो रैंक को ही करना, कि जो थ्योरी ऑफ बिल दी गई है फोटो रैंक के द्वारा दी गई, जबकि इनके द्वारा फंक्शनल थ्योरी दी गई। मतलब थ्योरी उसी प्रकार की है, इन्होंने यहाँ पर बिल की बात की है, और जैसे तो अपने यहाँ पर स्ट्रेंथ की बात की है, जो इंटरनल स्ट्रेंथ, मतलब बात वही है, लेकिन इन्होंने थोड़ा उसको अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है। ये स्ट्रेंथ बेस्ड अप्रोच है। यहाँ पर वो बताते हैं कि जो पर्सन की स्ट्रेंथ, इंडिविजुअल की जो स्ट्रेंथ होती है, ओके, उसके अंदर स्किल हो सकती है, उसका कोई टैलेंट हो सकता है, या उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, और जो उसके रिसोर्सेस है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पर्सन के बिहेवियर को बदलने के लिए। ओके, तो फोकस यहाँ पर होता है स्ट्रेंथ बेस्ड अप्रोच हम यहाँ पर यूज करते हैं। ओके, पर्सन अपने गोल अचीव तभी कर पाएगा जब उसको सही तरीके से अपनी स्ट्रेंथ को पहचान पाएगा, जान पाएगा, अपने रिसोर्सेस समझ पाएगा, अंडरस्टैंड कर पाएगा। ओके, तो ये स्ट्रेंथ बेस्ड अप्रोच को इन्होंने जेफरी टॉप के द्वारा यूज किया गया, इसको फंक्शनल अप्रोच बोलते हैं, फंक्शनल थ्योरी बोलते हैं। ओके, जैसे कोई पर्सन जो है, आप मान लीजिए कोई किसी पर्सन को सोशल एंजाइटी है। सोशल एंजाइटी मतलब है कि उसको काइंड ऑफ फोबिया है पब्लिक से, या लोगों से बातचीत करना, या फ्रेंड, नए फ्रेंड बनाना तो डिफिकल्टी होती है। तो ये काइंड ऑफ मान लीजिए पर्सन स्ट्रगल कर रहा है, तो ये ठीक है। अब क्या है, अगर इस फंक्शनल थ्योरी के माध्यम से अगर इसको अंडरस्टैंड करें, तो यहाँ पर फोकस करेगा इस थेरेपी के इसमें, कि हम उसके अंदर स्ट्रेंथ देखें, उसके पास क्या क्या रिसोर्सेस हैं, क्या स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ में क्या हो सकता है, किसी पर्सन के पास टैलेंट हो सकता है, कुछ हो सकता है उसको अच्छा एक सेंस ऑफ ह्यूमर हो, लेकिन उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिला, तो शायद वो इतना ओपन नहीं हो पाया, लोगों से बातचीत नहीं कर पाया, उसके पास फ्रेंड सर्किल नहीं है। या उसके पास और कोई टैलेंट आर्टिस्ट हो सकता है, क्योंकि बहुत अच्छा गाना गा सकता है कोई भी। तो उसको एक ऐसा माहौल क्रिएट करके देना, उसको किसी क्लब को ज्वाइन कराना, या उसके लाइक माइंडेड पीपल, उसी प्रकार के लोगों से बातचीत कराना, ताकि धीरे धीरे करके घुले मिले बातचीत करे, तो उसका फ्रेंड सर्किल डेवलप होगा। क्योंकि धीरे धीरे करके उसकी जो एंजाइटी है, सोशल एंजाइटी है, या किसी प्रकार का जो स्ट्रगल फेस कर रहा है, तो वो ठीक कर पाएगा। तो फोकस होता है हमारा उसकी स्ट्रेंथ पर और उसके रिसोर्सेज पर। स्ट्रेंथ, उसके पास खुद का जो स्ट्रेंथ हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, तो फोकस रह गया हमारा यहाँ पर स्ट्रेंथ और रिसोर्सेज पर, जिसके माध्यम से वो डिफरेंट स्टेप लेकर के धीरे धीरे करके वो गोल को अचीव कर सकता है, और जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकता है। दोनों जो थ्योरी है दोनों अलग अलग है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर वो बिल की बात कर रहे हैं, वो इंटरनल कैपेसिटी हो जो मोटिवेटिंग फोर्स होता है, और यहाँ पर वो स्ट्रेंथ बेस्ड अप्रोच की बात कर रहे हैं।
सर ये फंक्शनल थ्योरी एक अभी टालकोट पर्सन की भी रिलेटेड है, ये जी कर्ट लेवन की भी रिलेटेड है, तीनों का मिक्स हो रहा है ना। कैसे देखो फंक्शन, वो सोसाइटी की फंक्शन थ्योरी की बात कर रहे हैं। वो सोसाइटी कैसे फंक्शन करती है, यहाँ पर इंडिविजुअल की बात कर रहे हो। यस सर, यस सर। फंक्शन का मतलब यहाँ पर, वो यहाँ पर बात करें किसी पर्सन को, कोई इंटरनल प्रॉब्लम, उसकी खुद की इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, जहाँ पर हम इंडिविजुअल केस देख रहे हैं, इन पर्सन को देख रहे हैं, तो वहाँ पर हम ये फंक्शनल थ्योरी की बात करते हैं। ठीक है। अब सोसाइटी फंक्शन कैसे करती है वो यस डिफरेंट सर, चीज। यस सर। ठीक है। क्लियर है सर, क्लियर है। ओके, ऐसे तो फिर मैरी रिचमंड ने भी बात की है फंक्शनल अप्रोच की, तो वो अलग है ना। वहां पर उन्होंने बात की कि हम सोशल वर्क में डिफरेंट टेक्निक यूज करेंगे सिस्टमेटिक तरीके से, जो सोसाइटी, जो लोगों की प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है, या उनकी यस इंडिविजुअलिटी सर, यस सर। वेलबींग को प्रमोट करने के लिए उसको कैसे एड्रेस कर सकते हैं, तो ओके, तो वहां पर उन्होंने भी फंक्शनल अप्रोच की ही बात की। तो हमको देखना होगा कि हम किस टाइप की फंक्शन की बात कर रहे हैं, सोसाइटी की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। यस सर, यस सर, क्लियर है। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल सिस्टम अप्रोच, ये सॉरी सिस्टम थ्योरी। बताइए इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी के बारे में कुछ पता हो तो। ये सर ब्राउन फ्रेंड ब्रेनर ने दी थी ना। बताइए क्या क्या है इसमें। माइक्रो माइक्रो में एनीबॉडी, इसके जो देख, हाँ, ब्रॉन एंड ब्रेनर के द्वारा 5 डिस्टिंक्ट जो सिस्टम बनाए गए उनके द्वारा, और कौन कौन से। माइक्रो सिस्टम, मीजो, एक्सो, क्रोनर, मैक्रो। माइक्रो है माइक्रो सिस्टम, दूसरा है मीजो सिस्टम, तीसरा है एक्सो सिस्टम, चौथा है माइक्रो सिस्टम, सॉरी मैक्रो, और नेक्स्ट है क्रोनर सिस्टम। माइक्रो सिस्टम क्या होता है, स्पीच में इंस्ट्रक्शन, ये जो सर इमीडिएट, फैमिली लेवल पे होता है। हाँ, जो इमीडिएट इन्वायरमेंट होता है वो आपका माइक्रो सिस्टम कहलाता है। ओके, जो टीचर है फॉर एग्जांपल, फैमिली है, पीयर ग्रुप है, वो आपका यहाँ पर डायरेक्ट है, इमीडिएट इन्वायरमेंट वो माइक्रो सिस्टम कहलाएगा। मेजो सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जो पर्सन का जो माइक्रो सिस्टम होता है उसके डिफरेंट पार्ट में इंटरेक्शन, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ माइक्रो सिस्टम, जैसे कि मान लीजिए पेरेंट्स एंड टीचर, पेरेंट्स एंड, मान लीजिए कोई बच्चा है तो उसके फ्रेंड, तो डिफरेंट पार्ट्स जो है उनके बीच में इंटरेक्शन को दिखाता है मेजो सिस्टम। क्लियर है। बच्चे के पेरेंट्स एंड टीचर, दैट विल बी द मेजर सिस्टम में आ जाएगा। ठीक, क्योंकि उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो बेसिकली ये जो थ्योरी है, ये बताती है कि हमको जब भी एज ए सोशल वर्कर हम जब असेस करते हैं किसी इंडिविजुअल को, तो हमको उसके आसपास की सराउंडिंग को भी देखना होता है, एक होलिस्टिक व्यू को हमको देखना होता है कि जो भी कल्चरल सिस्टम हो सकता है, पॉलिटिकल, फिजिकल, सोशल सिस्टम, सभी की सभी चीज़ें अफेक्ट करती है इंडिविजुअल को, तो हमको उन सभी चीज़ों को असेस करना होता है थ्रू दिस फ्रेमवर्क ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम। तीसरा इसमें है एक्जो सिस्टम। एक्जो सिस्टम में क्या आएगा कि जहाँ पर बच्चे का डायरेक्ट कंट्रोल तो नहीं होता है, लेकिन डायरेक्टली वो इन्फ्लुएंस होता है, अफेक्टेड होता है उसके द्वारा। जैसे कि मान लीजिए कि पेरेंट्स कहीं पर जॉब करते हैं, या आर्मी में है, या कहीं पर भी है, तो वहाँ का जो एनवायरमेंट होगा वो बच्चे को डायरेक्टली इफेक्ट करेगा।
ठीक है। इवन जैसे कि मिलिट्री में तो बच्चा पार्ट नहीं है उसका मिलिट्री का, लेकिन चूंकि उसके फैमिली वाले हैं तो वो डायरेक्ट एनवायरमेंट कहीं ना कहीं उसको अफेक्ट करेगा, इन्फ्लुएंस